हाय गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेटर। आज हम देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने हेरिडिटी के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब क्लियर से पढ़ लिया। वो सारा का सारा इजी वे में हमने समझ भी लिया। डायग्रामेटिक व्यू से हमने देख भी लिया कि कौन से प्रोसेस से कौन सा प्रोसेस होने वाला है उसके बाद में, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन जैसे हार्ड टॉपिक को ईजी वे में अंडरस्टूड कर लिया। सेम उसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में। और इवोल्यूशन में आप देख सकते हो कि ये सब मैंने डायग्रामेटिक व्यू बनाया है, जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, क्या आपको पता है कि आपका जो एग्जिस्टेंस है, मतलब कि आपके बॉडी का फॉर्मेशन जो मल्टी सेलुलर है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो एक सिंपल सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बना होगा। क्या आपको पता है कि आपका इवोल्यूशन वाटर से लैंड पे हुआ है? ठीक है ना। क्या आपको पता है कि आपका जो सन, मतलब जो आपका प्लैनेट है, वो एक सन का पार्ट है? ठीक है, तो चलिए फिर ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज, मतलब कि इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे बहुत स्लो चेंजेस आएगा और वो चेंजेस एक बार में एक्युमुलेट होने के बाद में कुछ नए ऑर्गेनिजम्स या फिर स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ये इवोल्यूशन हर जगह पे देखा जा सकता है। इवोल्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ आपके गैलेक्सीज, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, या फिर फॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स। यानी कि आप जितनी भी चीजें देखोगे सबके अंदर इवोल्यूशन हुआ है। और हर एक इंसान क्या है, या फिर हर एक आपका बॉडी पार्ट, या फिर आप बोल सकते हो हर एक आपका यूनिवर्स इवॉल्व होके ही आज के टाइम पे कुछ अलग स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये जो इवोल्यूशन है, ये कॉन्सेप्ट आपके इसमें थियरी बेसिस है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है, लेकिन ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपके पास में 14 बिलियन ईयर अगो, ठीक है ना, आपके पास में लगभग 14 बिलियन ईयर अगो क्या था कि आपके मिल्की वे का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना। अब ये जो मिल्की वे है, मिल्की वे आपके स्पेस में, और स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बाय चांस वहां पे भी कुछ ना कुछ आपका बॉम्बार्डमेंट हुआ रहेगा और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एक साथ में आके आपके मिल्की वे का फॉर्मेशन किया रहेगा। ठीक है, यहां तक ओके। फिर उसके बाद में मिल्की वे के अंदर आप जाओगे, ठीक है ना। अगर आपने मिल्की वे को जूम किया और मिल्की वे के अंदर जाओगे तो वहां पे आपके पास में बहुत सारे स्टार्स एंड प्लैनेट्स देखने मिलेंगे, है ना, मानते हो या नहीं? ठीक है, जिसमें से आपका जो सन है वो भी एक स्टार माना जाता है, एज वेल एज जो आपके 9 प्लैनेट्स, जो आपके 8 प्लैनेट है, वो आपके सन के रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मतलब कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या हुआ, मिल्की वे का फॉर्मेशन हुआ। मिल्की वे के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स देखने मिलेंगे। ठीक है, ये जो स्टार्स और प्लैनेट्स है, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ इवोल्यूशन चल रहा है, और ये जो इवोल्यूशन है ये भी लाखों करोड़ों साल से चलते आ रहा है। ठीक है, जिसमें से एक ये भी थियरी मानी जाती है कि जो आपका अर्थ है, ठीक है ना, जो आपका अर्थ है ये आपके सन से टूट के बना। समझो कि क्या हुआ था, ये आपका सन था, सन के अंदर थोड़ा बहुत बॉम्बार्डमेंट हुआ। ठीक है ना, मतलब कि आपका जो सन है, सन फूटा। सन फूटने के बाद में इसके बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ वहां बिखर गए। ठीक है ना, बिखर गए। सन लावा है, इसके डस्ट पार्टिकल भी लावा के फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक है ना, लावा के फॉर्म में थे, इसका मैग्नेटिक वेव ज्यादा था, इन सबका मैग्नेटिक वेव कम था, जिसकी वजह से ये जितने भी प्लैनेट थे सब ने सन को रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद में देखो आपका जो सन था यहाँ पे फूट गया, ये अभी भी लावा के टाइम में प्रेजेंट है, लेकिन जो आपके छोटे छोटे प्लैनेट थे इनके अंदर जो लावा का फॉर्मेशन था वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग गया। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आपका जो अर्थ है समथिंग, ये फॉर्मेशन हुआ था 4.6 बिलियन ईयर अगो, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आपके पास में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था फ्रॉम द सन। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, जब भी फॉर्मेशन हुआ था तो आपका अर्थ लगभग पूरा का पूरा लावा था। क्या था? पूरा का पूरा लावा था। अब लावा है तो वहां पे कुछ ना कुछ जलेगा। ठीक है ना, तो जलेगा तो वहां से स्मोक भी निकलेगा। ठीक है, अब स्मोक निकलेगा तो आपके एनवायरमेंट, यानी कि आपका इसमें जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या होगा, कलेक्शन होगा। किसका कलेक्शन होगा? पोल्यूशन का।
ठीक है। तो यहाँ पे पोल्यूशन हुआ, क्लाउड्स फॉर्म हुए, क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे थंडरिंग हुआ, यानी क्या हुआ, लाइटनिंग, ठीक है ना। जैसे ही लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग होने के बाद में आपके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, जो आपके इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, जैसे आपके इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, बोरॉन, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे गैस मिलके आपके इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, आपके वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब जैसे ही वाटर का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, वाटर आपके लावा के ऊपर गिरेगा, वापस से वेपर में कन्वर्ट होगा, वापस ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, वापस पानी गिरेगा, फिर वापस जाएगा, फिर ठंडा होगा, वापस नीचे गिरेगा। तो जिससे क्या हुआ कि आपका जो आउटर सरफेस है, ठीक है ना, आपका इसमें जो आउटर सरफेस है ये पूरा का पूरा किससे गिर गया, पानी से गिर गया। समझ में आ रहा है, पानी ऊपर से गिर रहा है ना, तो क्या हुआ कि पूरा पूरा जो आपका अर्थ है वो पूरा पूरा पानी से गिर गया, ठीक है। पानी से गिरने के बाद में क्या हुआ, हमने देखा था कि आपका जो अर्थ है, अर्थ क्या है, लावा है, ठीक है। तो क्या हुआ, सेंट्रल पोजीशन से आपके कुछ कुछ लावा जो है आपके सरफेस एरिया तक आ गए, ठीक है। अब सरफेस एरिया आने के बाद में किसका प्रेजेंस है, वाटर का प्रेजेंस है, सरफेस एरिया तक पहुंच गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, पानी और लावा मिलने के बाद में क्या हुआ, आपके लैंड का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, लैंड, यानी कि जमीन का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ओके, समझ रहे हो ना। अब क्या इसमें क्या था, सन था, उसके बाद में सन टूटा, अर्थ का मतलब क्या, आपके अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर पानी बना, फिर हुआ मतलब पानी गिरा, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में आपका जो कोर में लावा प्रेजेंट है, बाहर समथिंग वोल्केनो इरप्शन या फिर कुछ भी इरप्शन हुआ रहेगा, उसके बाद में आपको क्या हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब सॉइल का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या हुआ, अगल बगल में पानी है, थोड़ा बहुत सॉइल है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है कि आपकी सिंपल टाइप ऑफ एलिमेंट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। किसका, सिंपल टाइप ऑफ एलिमेंट। सिंपल टाइप ऑफ एलिमेंट में आप बोल सकते हो जैसे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें से आप सारे गैसेस ले सकते हो या फिर आप अपने मेटल्स ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपके समझ लो फेरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपके कार्बन हो गया, ठीक है। इसी के साथ में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गए तो 2-3 मॉलिक्यूल्स मिलकर, जैसे कि आपके इसमें CHO, ठीक है, ये तीनों मिला के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हमने देखा आपका क्या था, गैलेक्सी, ठीक है, उसके बाद में आपके स्टार्स एंड प्लैनेट, फिर उसके बाद में आपका अर्थ, ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपका अर्थ ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में आपका अर्थ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो स्टार्ट कब हुआ था, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद में 3.5 बिलियन ईयर्स अगो तक वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं था, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे करोड़ों साल बीत गए, करोड़ों साल बीतने के बाद में आपके इसमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रहा है ना, बस थियरी पार्ट है, सुनते जाओ, ठीक है। आगे ध्यान दो, इसके बाद में जैसे ही आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड थे, इनका एडिशन होना स्टार्ट हुआ, मतलब कि मिक्सचर बनना स्टार्ट हुआ, और जैसे ये मिलना स्टार्ट हुए, यहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि आपके लार्जर मॉलिक्यूल का, ठीक है। और जैसे ही लार्जर मॉलिक्यूल बने तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का। किसका, इसका प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। और हमने प्रोटीन के बारे में जाना है, प्रोटीन क्या करेगा, किसी भी बॉडी पार्ट को बनाएगा, ठीक है। और एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड कहां पे था, आपके डीएनए और आपके आरएनए में था, है ना, हमने देखा था डीएनए और आरएनए के अंदर क्या था, आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था। यानी कि आप बोल सकते हो कि एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, एक लाइफ को बनने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी वो बन गई है, ठीक है। अब क्या होगा, आपके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों भी क्या होंगे, कंबाइन होंगे, क्या होंगे, कंबाइन होंगे। और कंबाइन होने के बाद में आपका सबसे पहला प्रिमिटिव सेल बना था। क्या बना था, सबसे पहला प्रिमिटिव सेल। और ये सेल कहां पे बना था, इन द ओशन, ठीक है ना, जो समंदर है, समंदर के अंदर सबसे पहला प्रिमिटिव सेल बना। और प्रिमिटिव सेल बनने के बाद में उसका समथिंग हमने कुछ नाम दिया गया था, क्या नाम था, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया था हमने, उसका प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया था। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या था, ये आपका समंदर है, समंदर के अंदर जो रेड जो मैंने बनाया है वो क्या, आपके प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रिमिटिव सेल थे बहुत सारे थे, मतलब कि आपके मिलियंस में प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट थे, लेकिन सारे के सारे इवॉल्व हुए क्या, नहीं हुए, क्योंकि कुछ कुछ जो प्रिमिटिव सेल्स थे सस्टेन कर पाए, बचे, जो सस्टेन नहीं कर पाए वो मर गए। समझ में आ रहा है, मतलब कि आपके इसमें थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब कि जो नेचर में सस्टेन करेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो सस्टेन नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप पढ़ोगे तो टॉप करोगे और नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, क्लियर बात है, ठीक है। सेम कंडीशन में यहाँ पे भी आपके बहुत सारे सेल्स बने, कहाँ पे बने, ओशन के अंदर बने। समझ में आता है, ओके। और ये सेल का क्या नाम दिया हमने, प्रोटोप्लाज्म नाम बताया, ठीक है। और ये जो प्रोटोप्लाज्म था ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल माना जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल माना जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या होगा,
आपने पढ़ा है 8वीं स्टैंडर्ड में, 9वीं में पढ़ा है प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे सेल जिनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ऐसे सेल जिनके पास में सेल ऑर्गेनल नहीं होता, वो सिंगल सेल रहेंगे और उनका जितना भी फंक्शन होने वाला है बॉडी के अंदर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, जितना भी प्रोसेस होगा वो एक ही बॉडी पार्ट से पूरा का पूरा करेंगे और ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है यहाँ तक ओके। तो पहला सेल कहाँ पे बना, ओशन में बना। कौन सा सेल था, प्रिमिटिव सेल था और इसको क्या नाम दिया गया था, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म कौन से टाइप का सेल है, आपके यूकैरियोटिक सेल माना गया था। क्लियर यहाँ तक ओके। तो ऐसा कुछ आपके थियरी दिए गए थे, ठीक है। थियरीज देने के बाद में आपका सेल बना। ऐसे सेल बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटिव, मतलब कि सेल साथ में आने के बाद में क्या हुआ, आपका एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है ना। मतलब कि आपके एक लार्जर सेल का मतलब कि इवोल्यूशन, ठीक है। और जैसे आपके लार्जर सेल बने, एट प्रेजेंट आपके पास में करोड़ों स्पीसीज प्रेजेंट है प्लांट और एनिमल के विद द ह्यूज डाइवर्सिटी। समझ में आ रहा है। एक सेल से डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद में आपके बॉडी पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ बना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। समझो कि मैंने एक आपका रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक है। वो रेस्टोरेंट ओपन किया, स्टार्टिंग में मेरे पास में पैसा नहीं है, एज वेल एज मेरे पास में मैन पावर नहीं है। मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मैं अकेला आपका वड़ा पाव बना रहा हूँ, मैं अकेला कस्टमर के साथ में हैंडलिंग कर रहा हूँ, मैं अकेला पैकेजिंग कर रहा हूँ, मैं अकेला रॉ मटेरियल बना रहा हूँ, मैं अकेला उसको तेल में तवे में क्या उसको बोलते हैं फ्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सारे काम अकेले कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या था मेरे पास में, मैं प्रोक्रिएटिव हूँ। जैसे जैसे मेरे पास में मनी आया, क्या है मेरे पास से मनी आया, मनी आते ही मैंने क्या किया, एक आपका क्या बोलते हैं उसको, बनाने वाले को बोलते हैं ना शेफ, ठीक है ना। मैंने एक शेफ को बुलाया, वो शेफ क्या करेगा, बनाएगा, उसका काम क्या है, बनाने का। थोड़ा पैसा और आया, मैंने एक मैनेजर रखा, थोड़ा पैसा और आया, मैंने एक डिलीवरी बॉय रखा, ठीक है। तो सेम कंडीशन में क्या हुआ कि आपका ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसके अंदर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और डेवलपमेंट कैसा हुआ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, मतलब कि स्लो डेवलपमेंट। स्लो डेवलपमेंट होने के बाद न्यूक्लियस आया, फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आया, फिर उसके अंदर गोल्जी एपरेटस आया, ठीक है। उसके अंदर आपका इसमें राइबोसोम्स आए, उसके अंदर आपके लाइसोसोम्स आए, ठीक है। एज वेल एज उसका सेल मेम्ब्रेन आया, मतलब सेल मेम्ब्रेन आपका थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गया। समझ में आ रहा है। मतलब क्या बोला मैंने कि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल था, ये प्रोकैरियोटिक सेल से डेवलपमेंट हुआ विद द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यहां से आपके प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर यहां तक। फिर ये सेल्स बहुत सारे आए, बहुत सारे सेल आके क्या बना, ऑर्गन टिश्यू बना, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और आगे जाके आपके ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन हुआ। समझ में आ रहा है इवोल्यूशन कैसे चल रहा है। सबसे पहले सेल, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने के बाद में आज के टाइम पे हजारों करोड़ों, आप जितने चाहे हर जगह पे आप देख सकते हो कि आपका इसमें डाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। आप नीचे देखोगे तो आपका इसमें कुत्ते, बिल्ली, एज वेल एज आपके इसमें जो चूहे थे, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे देंगे। प्लांट्स में देखोगे तो प्लांट्स में भी आपको बहुत सारे टाइप के प्लांट दिखते हैं। मैंगो हो गया, उसके बाद में आपका चिक्कू हो गया, एज वेल एज आपके इसमें स्ट्रॉबेरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया। यानी कि आप बोल सकते हो कि इवोल्यूशन होने के बाद में, मतलब कि आपके इसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट होने के बाद में लगभग आपके नहीं तो भी करोड़ों साल बीतने के बाद में इन सब का मतलब कि आपका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो डेवलपमेंट देखो कैसे कैसे हुआ है। डेवलपमेंट आपके सिंगल सेल अमीबा, ठीक है ना, जो हम क्या बोलते हैं आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल से आपके मैन तक, मतलब कि आपके एक ह्यूमन बीइंग तक डेवलपमेंट हो चुका है, जिसमें हम अमीबा भी देखते हैं और आपका ह्यूमन बीइंग भी देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपकी ह्यूमन बीइंग है ये भी शायद कहीं ना कहीं तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए रहेंगे। और इसी के साथ में ये जो मैन है, मैन से आपके इसमें जाइंट व्हेल भी, ये भी आपके समुद्र में ही रहती है। मतलब कि आपके इसमें एक सेल से, एक सिंगल सेल से जो आपको दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट हुआ है आपके इवोल्यूशन के अंदर। फिर उसके बाद में सेकंड प्लांट वाले में दिया है, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्लोरेला, ठीक है ना। जो क्लोरेला है, क्लोरेला सबके पास में बनियान ट्री, यानी कि सबसे बड़ा जो पेड़ माना जाता है आपके इसमें, जो हार्ड रहता है और बहुत उसका मतलब कि शेडिंग्स और एस सब बहुत से बहुत फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो एक छोटे से ना दिखने वाले सेल से एक बहुत बड़े पेड़ तक भी आपके इसमें क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कारण ही यहां से यहां पे बना है।
अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ रहता, अगर चेंजेस नहीं हुए रहते, तो आज के टाइम पे कुछ भी नहीं बनता, ठीक है ना। और आपका जो प्लैनेट अर्थ है वो आपका ऐसे का ऐसे ही रह जाता, पानी पानी रहता और आपका जमीन रहता और कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो समझ रहे हो इवोल्यूशन क्यों है, ठीक है। और देख लो कि आपके इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, हर जगह पे प्रेजेंट है आपकी अर्थ पे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बताता हूँ आपके पोल्स एरिया पे भी, जहाँ पे एकदम ठंडे से ठंडा इलाका होता है, ठीक है ना, जो नॉर्थ पोल एज अ साउथ पोल माना जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी आपके इसमें प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म। एज वेल एज आपके इक्वेटर पे भी प्रेजेंट है, इक्वेटर मतलब जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, वो हाई कर रहा है, नाच नहीं रहा है, ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो, जो आपके इसमें नॉर्थ पोल है वहाँ पे भी आपके इसमें क्या है, ठंडे से ठंडा इलाका, इक्वेटर है मॉडरेट इलाका, मतलब आप बोल सकते हो कि हवा हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट है, जहां तक आपकी सोच पहुंच जाती है वहां पे हर एक मतलब कि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। समझे यहाँ तक? ये था आपका इवोल्यूशन का थियरी, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थियरी दी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने थियरी दी। बहुत सारे लोग मानते थे कि हाँ गॉड ने बनाया, गॉड ने आपके अर्थ को क्रिएट किया, फिर उसके बाद में एक फल दिया, फल खाने के बाद में एक मेल पैदा हुआ, उसके बाद में एक फीमेल पैदा हुई, ठीक है, उसके बाद में इनका इवोल्यूशन हुआ, ग्रेजुअल हुआ और सब आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ा। समझो कि अगर फल दिया तो सिर्फ इंसान और इसको इंसान को ही दिया, तो बाकी के जानवर कहाँ से है, एलिफेंट कहाँ से है, टाइगर कहाँ से है, उसके बाद में जो भी मंकी कहाँ से है, ठीक है, कहाँ से है ये सब। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी फिलोसॉफी दी। कोई बोलता है कि आपके इसमें अर्थ बनाया और अर्थ बनाने के अंदर भगवान ने 6-7 दिन के अंदर पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को क्रिएट कर दिया। क्या ये सही है क्या? नहीं ना, ठीक है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो इतना साल से लंबा प्रोसेस चलते आ रहे, जिसमें करोड़ों साल लग गए, और लोग आपके अपने फिलोसॉफी दे रहे हैं कि 6-7 दिन में आपके वर्ल्ड का क्रिएशन हो गया। इट इज पॉसिबल? नो, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स है, एंसेस्टर्स भी बहुत पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। समझो कि एक एलिफेंट बना दिया, तो एलिफेंट के पीछे का एंसेस्टर कौन था? ह्यूमन बींग बनाया, तो हमें पता है ह्यूमन बींग कहाँ से है, मंकी से है, मंकी कहाँ से, और पीछे जाओगे तो उसका भी कुछ एंसेस्टर होगा, उसके भी हम लोग प्रोटोप्लाज्म में जा सकते हैं, उसके भी आपके छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो इवोल्यूशन के तहत आपके बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थियरीज रखी थी, जिसमें से एक थियरी एक्सेप्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें बोला गया है कि जो ऑर्गेनिज्म से इनके अंदर बहुत स्लो डेवलपमेंट हुआ, और ये स्लो डेवलपमेंट, ये स्लो चेंजेस एक्युमुलेट होने के बाद में आपके एक अलग नए ऑर्गेनिज्म या फिर आपके नए स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आपके पास में एक बंदर है, ठीक है, एज वेल एज आपके पास में एक इंसान है, ठीक है। तो इन दोनों के अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपका प्रॉपर्टी सिमिलरिटी दिखेगा, लेकिन क्या दोनों सेम है क्या? नहीं। आप एकदम सिविलाइज हो, वो सिविलाइज नहीं है, उसके बॉडी पे हेयर है, आपकी बॉडी पे हेयर है क्या? नहीं है, ठीक है ना। आगे जनरेशन, अभी थोड़े बहुत जनरेशन के चेस्ट पे हेयर है, लेकिन आगे जाने वाले जनरेशन यानी कि और 5-6 जनरेशन में चेस्ट पे हेयर रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। आपको जो हेयर है जो आपके सर पे है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपके पीछे के 10 जनरेशन और आगे आने वाले 10 जनरेशन, इन दोनों के अंदर बहुत डिसिमिलरिटी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अलग ऑर्गेनिज्म और ये अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा। समझ में आ रही इवोल्यूशन? मतलब दैट इज अ ग्रेजुअल चेंज, बहुत छोटे छोटे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आ जाओ अब आपके थियरी बहुत सारे लोगों ने दिया, तो थियरी में आपका सबसे पहला देखते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन। थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बताता है कि आपके वर्ल्ड का फॉर्मेशन हुआ समथिंग आपके 14 करोड़ साल पहले, फिर आपके अर्थ बना, अर्थ बनने के बाद में लगभग 300 करोड़ साल तक ये चेंजेस चला। कितने साल तक? 300 करोड़ साल तक ये चेंजेस चला। 300 करोड़ साल के बाद में आपके एक प्रोटोप्लाज्म का, मतलब कि आपके बर्थ हुआ, ठीक है ना। फिर प्रोटोप्लाज्म का बर्थ हुआ, फिर एक्युमुलेशन हुआ, एक्युमुलेशन होने के बाद में आपके बहुत सारे जो डाइवर्सिटीज आए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आए, जिनका इवोल्यूशन मतलब कि आपके इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन यही कहता है कि आपके सबसे पहले 300 करोड़ साल तक आपका चला लंबा प्रोसेस, उसके बाद में एक छोटा सा प्रोटोप्लाज्म जन्म लिया पानी के अंदर, ओशन के अंदर, फिर प्रोटोप्लाज्म एक्युमुलेट हुआ, फिर उससे थोड़ा सा लार्जर मॉलिक्यूल बना, लार्जर ऑर्गेनिज्म बना, फिर पानी से जमीन पे आया, जमीन में आने के बाद में उसके अंदर और डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होने के बाद में उसने ह्यूमन जैसे या फिर आपके लार्ज मॉलिक्यूल जैसे जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है इनका क्रिएशन किया गया, ठीक है यहाँ तक? ओके। तो चलिए फिर अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हमने ये सब सारी की थियरी तो देख ली, लेकिन ये थियरी को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो एविडेंस चाहिए ना, है नहीं? क्योंकि ये अपना साइंस है, आपके दूसरे सब्जेक्ट तो है नहीं कि हमने यहाँ पे कुछ बोल दिया और उसको हमने मान लिया। साइंस में हमेशा प्रूफ चाहिए होता है,
ठीक है। प्रूफ रहेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा, प्रूफ नहीं तो फिर वो आगे आपका स्टडी नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके एविडेंसेस ऑफ थियरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो कमेंट करो, ताकि मैं और ज़्यादा आपके डायग्रामेटिक वे में आपको समझाने का ट्राई करूँगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट में मतलब आपके ब्रेन में एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।